Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan this psychology exam. I am going to discuss about biological basis of behavior unit 4. So आज हम यूनिट 4 की पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, राइट? सो आज से आपको डेली यूनिट वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे, राइट? सो हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सबसे पहले यूनिट 4 जो बायोलॉजिकल बेस्ड बिहेवियर है उससे हम स्टार्ट करेंगे और ये सारे लेटेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही है, राइट? जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं। सो वन बाय वन करके देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड क्या है, राइट? पीनल ग्लैंड से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया गया है जो कि आपको इस पे टिक करना है। ए, हेल्प इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। B, secrete a hormone called melatonin. Then C is located in epithalamus. Then D, secrete hormones called parathormone and calecatone. Then E, used to be known as the third eye. तो ये आपके ऑप्शंस है, सो इसमें से आपको चूज करना है। सो यहाँ पे आप चूज करेंगे, राइट? सो यहाँ पे आंसर होता है आपका, देख लेते हैं, ये आपका सेकंड आंसर है सही, राइट? सो अपने अकॉर्डिंग मिला के देखिएगा। सो कैसे ये सेकंड आंसर सही वो देख लें। सो पीनल ग्लैंड क्या है उससे रिलेटेड। सो पीनल ग्लैंड सबसे पहले तो ये सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स, कौन सा? मेलेटोनिन, राइट? देन सी, लोकेटेड होते हैं ये एपिथैलेमस में, ओके? देन ई, इसको हम थर्ड आई वेव पे भी बोलते हैं, राइट? इसमें कोई पैराथॉर्मोन ये सारी चीजें सीक्रेट नहीं होती, कैल्शियम लेवल इसमें नहीं आता, राइट? तो ये तो वैसे ही कट हो जाता, कैल्शियम लेवल यहाँ पे नहीं आता है, राइट? सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, द करंट आंसर जो है वो है आपका BCE। सो ए क्या है? हेल्प इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, राइट? ये जो आपका यहाँ पे ये फर्स्ट था ये इनकरेक्ट है। कैसे है इनकरेक्ट? सो दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन, पैराथायराइड ग्लैंड का ये प्राइमरी फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, राइट? ना कि पीनल ग्लैंड का, ओके? देन बी आपका सही है, सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। यहाँ पे मेलाटोनिन सीक्रेट किया जाता है। सो मेलाटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस पीनल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है जो कि रेगुलेट करते हैं स्लीप बैक साइकिल, राइट? देन ये लोकेटेड होते हैं आपकी एपिथैलेमस में। तो पीनल ग्लैंड इंडीड लोकेटेड कहाँ पे होती है? एपिथैलेमस, पार्ट ऑफ द डाइनसेफ्लिन। सो ये भी याद रख लीजिएगा, इसके इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चंस, राइट? कि पीनल ग्लैंड डाइनसेफ्लॉन में है, टेलेनसेफ्लॉन में कहाँ पे है? तो ये डाइनसेफ्लॉन में लोकेटेड होता है, राइट? देन डी भी आपका सही है, सीक्रेट करते हैं पैराथॉर्मोन एंड कैलेटोन, राइट? ये इनकरेक्ट है। पैराथायराइड PTH सीक्रेट करती है पैराथायरॉइड ग्लैंड और कैलिटोनिन प्राइमरी सीक्रेट होती है थायराइड ग्लैंड। सो यहाँ से आपको थायराइड ग्लैंड में और पैराथायराइड ग्लैंड में कौन सीक्रेट होता है? वो होता है, राइट? देन इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, राइट? ड्यू टू इट्स लोकेशन हिस्टोरिकल significance, the pineal gland is referred to the third eye. Various philosophical and spiritual traditional, जब हम बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में जाए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में जाए, तो स्पिरिचुअल बेसिस पे बोलते थे कि थर्ड आई ओपन हो जाती है, राइट? कैसे? यहाँ पे देख लेते हैं आप थोड़ा सा पीनल ग्लैंड का रोल क्या है, राइट? यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे ये स्टेटमेंट सही है, राइट? अब थोड़ा सा और डीप चल के हम देखते हैं पीनल ग्लैंड क्या है। सो पीनल ग्लैंड टिनी पाइप कॉन शेप ग्लैंड है, राइट? जो डीप विद इन ब्रेन के बहुत डीप में स्थित होती है, राइट? कहाँ पे? डाइनसेफ्लॉन में, राइट? डाइनसेफ्लॉन में होती है, एपिथैलेमस में भी होती है, राइट? एपिथैलेमस अभी हमने पढ़ा हुआ है, देन डाइनसेफ्लॉन दोनों जगह होती है, राइट? देन इनकी फंक्शनिंग क्या है? मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करते हैं। ऑब्वियसली पीनल ग्लैंड प्राइमरी फंक्शन इसी का है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि आपकी स्लीप बैक साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये प्रमोट किसको करती है? मेलाटोनिन स्लीप, और डिक्रीज करती है जो सिग्नल आपकी मिलते हैं वेकफुलनेस से, राइट? कि आपको जागना है उस चीज को डिक्रीज करेगी, देन स्लीप को ये प्रमोट करती है। देन सेकंड है आपका कर्केडियम रिदम जो कि स्लीप से ही रिलेटेड है,
pineal gland helps synchronize the body internal clock within the 24 hours day and night cycle. अब जो 24 आवर्स का जो कैर्केडियम रिदम होता है वो पीनल ग्लैंड की हेल्प से ही होता है कि अपने आप ही नींद आना स्टार्ट हो जाती है, राइट। देन अपने आप ही 6 o'clock जिसका जो भी इंटरनल क्लॉक है या बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पैटर्न उसी तरीके से होता है। देन ये मूड को भी रेगुलेट करती है, राइट। मेलाटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस पीनल ग्लैंड इन्फ्लुएंस मूड, इमोशन रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रेजिलेंस एंड मेलाटोनिन प्रोडक्शन, मूड डिसऑर्डर्स, राइट। Then reproductive hormones regulation, right? So pineal gland play a role in regulate reproductive hormones को भी regulate करती है, particular children and adolescent में. Then help the onset of puberty and reproductive cycle. जो puberty होती है, जो reproductive cycle होता है, उसमें ये role play करते हैं. Then antioxidant property है ये, right? Pineal gland possess antioxidant property, help the protect the brain. So oxidative stress damage cause the harmful free radical, right? So ये एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, राइट। पीनल ग्लैंड जैसे कि हम लोग रिलैक्स करते हैं, नींद आ जाती है तो अपने आप स्ट्रेस वगैरह कम हो जाते हैं, राइट। सो उस तरीके से ये एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ओके। सो ये है आपके फंक्शंस। सो इस तरीके से आ सकते हैं। इसका हमने बहुत डीप डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो और उस क्वेश्चन से भी रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आ सके तो उसका टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। देन आपका जो था थर्ड आई से रिलेटेड, सो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी क्या है कि थर्ड आई जो हमारा ऑप्शंस में था अब अभी ऑप्शंस में है, देन वो क्वेश्चंस फॉर्म में भी बन के आ सकता है, तो हमें पूरा ही देखना है, राइट। So third eye in many spiritual tradition, pineal gland revealed as a third eye symbolize, अब जो थर्ड आई किस चीज का सिंबलाइज है, इंट्यूशन, इनसाइट, हायर कॉन्शियसनेस। इट इज बिलीव द गेटवे ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड एनलाइटमेंट। जब हमें स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस होता है, एनलाइटमेंट निर्वाण की प्राप्ति होती है, राइट। हायर कॉन्शियसनेस हमारा होता है, हम अपनी इनसाइट हमारी बहुत डीप जाती है, देन इंट्यूशंस होता है। इन सारी चीजों को सिंबलाइज किससे किया गया है, थर्ड आई। जब थर्ड आई ओपन होती है तो ये सारी चीजें क्वालिटीज निकल के आती हैं, राइट। देन सीट ऑफ द सोल, रेने डिकार्ड्स जो थे इन्होंने प्रपोज किया था कि जो पीनल ग्लैंड है वो सीट ऑफ द सोल है, वेयर द माइंड एंड बॉडी इंटरेक्ट, जहां पे माइंड एंड बॉडी इंटरेक्ट करती है। सी ये आपका वेस्टर्न हिस्ट्री से आ सकता है जो कि यूनिट 1 से जो हिस्ट्री आती है, राइट, कि रेने डिकार्डे ने पीनल ग्लैंड को क्या बोला था, सो सीट ऑफ सोल उन्होंने बोला हुआ है, राइट। सो इसको याद रखिएगा। देन मिस्टीरिकल एक्सपीरियंस क्या है, अब जब पीनल ग्लैंड एसोसिएट है मिस्टीरिकल एक्सपीरियंस से, मतलब सच एज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, इस तरीके से हमें एक्सपीरियंस होता है कि हम अपने डेथ के बहुत करीब है, राइट। तो एक इंसाइट निकल के आती है, एक इंट्यूशन निकल के आता है। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, आपकी बॉडी से भी आप ऊपर उठ चुके हो, राइट। जैसे कि जो रियल में जो संत महात्मा होते हैं, राइट, वो। देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट, स्पिरिचुअल बेस पे वो सारी चीजें उनके अवेयरनेस में है। सो सम बिलीव स्टिमुलेट पीनल ग्लैंड इंड्यूस अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रोफाउंड स्पिरिचुअल इंसाइट, राइट। सो इस बेसिस पे आपका पीनल ग्लैंड क्या है, थर्ड आई के फॉर्म में डिफाइन है, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप यूट्यूब में कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। देन आप टेलीग्राम भी चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, पिन किया हुआ है, सो वहां पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ओके। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है द एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन फ्रंटल, टेम्पोरल एंड मोटर एरिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पीच कॉल्ड, राइट। कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसमें इंट्रैक्शन होती है फ्रंटल, टेम्पोरल, मोटर एरिया में, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पीच प्रोडक्शन। फर्स्ट आपका ऑप्शन है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ब्रोका एरियाज, स्प्री एरिया, देन ब्रिंकी एरियाज। सो इस पे सही टिक कीजिएगा। 1 2 3। सो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ब्रोका एरिया, राइट। सो ब्रोका एरिया में क्या होता है, स्पीच का प्रोडक्शन होता है, स्पीच ऑफ प्रोडक्शन, राइट, प्रोडक्शंस। सो इस ब्रोका एरिया, ब्रिंकी एरिया, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, ब्रोका एरियाज में, राइट।
और कॉम्प्रिहेंशन कहाँ होता है, ब्रिंकी एरियाज में, ये याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन ब्रिंकीज एरिया में और प्रोडक्शन क्या होता है, ब्रोका एरियाज में, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं आपका एक्सप्लेनेशंस। सो करेक्ट आंसर आपका 2 है, ब्रोका एरिया। एक्सप्लेनेशंस देखिएगा। सो ब्रोका एरिया रीजन ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल लोब में है ये, स्पेशली कहाँ पे लोकेटेड है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल जायरी, राइट। बहुत ज्यादा अगर हम देखें डीप डिटेल में तो यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट फ्रंटल जायरी में, तो ये प्ले करता है रोल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है जो कि इंटरेक्शन होता है फ्रंटल टेम्पोरल मोटर एरिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्पीच प्रोडक्शन। सो स्पीच प्रोडक्शन में हमारा ब्रोका एरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन बिटवीन मोटर टेम्पोरल फ्रंटल एरिया, ये सारी चीज एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कोहेरेंट सेंटेंस देते हैं, राइट। सो अगर हम इनका फंक्शनिंग देखें ब्रोका एरिया का, so it involve the language processing, speech production, aspect of grammar, syntax, किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, right? So Broca areas help plan the motor movement required for speech, working tandem with motor cortex, the motor muscles and the speaking, right? अब मोटर कॉर्टेक्स मतलब कि हम कैसे स्पीक कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मसल्स जो जॉ होते हैं उनकी भी एक्सरसाइज होती है, राइट, मसल्स स्क्रैच होती है। सो प्रोडक्शंस कैसा है, स्पीच प्रोडक्शंस, राइट। देन अदर एरिया क्यों आपके सही नहीं है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी कॉर्टेक्स था, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है और ये इन्वॉल्व होता है किसमें, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, नॉट स्पीच प्रोडक्शन, राइट। और स्पीडी एरिया कोई ऐसा रीजन ही नहीं, ये हमारे कंफ्यूजन के लिए डाला गया है एज अ डिस्ट्रैक्टर। ब्रिंकी एरियाज देख लेते हैं, ये क्या है, ब्रिंकी एरियाज, दिस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट टेम्पोरल लोब में ये होता है और ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि नॉट प्रोडक्शंस, राइट, प्रोडक्शंस के लिए नहीं है। देन अगर इनमें कोई डैमेज हो जाता है तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लैंग्वेज के लिए, राइट। तो अगर हम एविडेंस देखें, अगर डैमेज होता है हमारा ब्रोका एरिया तो ब्रोका अफाइसिया होता है, इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय द स्लो, हम एकदम से स्लो बोलते हैं, लेबरेड फॉर्म में बोलते हैं, नॉन फ्लुएंट स्पीच हो जाती है, राइट, धीरे धीरे बोलते हैं, इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हम सही से। देन कॉन्ट्रास्ट ऑफ, अगर ब्रिंकी एरिया आपका डैमेज होता है तो हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है कि ये बोल क्या रहा है, राइट, प्रोडक्शन में नहीं होती, समझने में प्रॉब्लम होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, क्लियर नहीं है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देन अगर इसका हम देखें दोनों में डिफरेंस, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पीवाईक्यू के थ्रू आपके लिए इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उसका भी रिवीजन हो रहा है और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी लगाए जा रहे हैं, राइट। अब ब्रोका और ब्रिंकी अफाइसिया में डिफरेंसेस क्या है, ये गोल के पी लीजिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है, इससे हमेशा ही आता है क्वेश्चन। सो यहाँ पे है फीचर्स, ब्रोका अफाइसिया देन ब्रिंकी अफाइसिया, राइट। अब जब ब्रोका एरिया में कोई डैमेज होता है, अफाइसिया किसको बोलते हैं, लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम आ जाती है, राइट, सो उसको हम बोलते हैं अफाइसा, ओके। सो ब्रोका अफाइसा जब होता है तो एक्सप्रेसिव अफाइसा भी इसको हम बोलते हैं, देन ब्रिंकी अफाइसा को रिसेप्टिव अफाइसा भी बोलते हैं। अब ब्रोका अफाइसा जब होता है तो ये कहाँ पे होता है, ये ब्रोका एरिया कहाँ पे है, लेफ्ट फ्रंटल लोब, और भी डीप जाए तो कहाँ पे था, ये जो हमने पढ़ा था पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल जायरी, ओके। देन ये लेफ्ट टेम्पोरल लोब में लोकेटेड है। स्पीच का प्रोडक्शन कैसे होता है, अगर ये डैमेज होता है, नॉन फ्लुएंट होता है, स्लो होता है, एफर्ट लगाना पड़ता है हमें बार बार। देन टेलीग्राफिक स्पीच हो जाती है, टू टू वर्ड हम बोलते हैं, राइट। फ्लुएंट, इसमें क्या होता है, हम फ्लुएंट बोलते चले जाते हैं, नॉन सेंस सा बोलते चले जाते हैं, मिड ऑफ द वर्ड, कोई भी वर्ड को बनाते हुए चले जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन फिर प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सामने वाले को, ये तो बोलते हुए चले जाते हैं, राइट। अगर ग्रामर एंड सिंटैक्स का देखें तो ये इंपायर होती है, सेंटेंस आर ग्रामेटिकल सिंपल, राइट, सिंपल से होते हैं और इंपायर्ड होते हैं, रिलेटिव प्रिजर्व्ड होते हैं, सेंटेंस में लेक कोहेरेंट, इनका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, कुछ भी बोलते जाते हैं, एग्जाम बार कहीं पे भी लगा देते हैं, राइट। देन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जनरली प्रिजर्व्ड होता है, ये इंपायर्ड होता है, राइट, इसमें तो कॉम्प्रिहेंशन सही होता बट इसमें इंपायर्ड होता है, क्यों सही होता है, क्योंकि ये तो प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जो हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट। देन अवेयरनेस ऑफ डिफीट, इसमें हम अवेयर होते हैं, ये फील ऑफ ट्रस्ट, इसमें जो भी बंदा होता है वो अवेयर होता है कि हाँ मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो फील, उसको फ्रस्ट्रेशन भी होता है। ये अनअवेयर होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सामने वाला क्यों नहीं सही से रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि सामने वाला अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता इनका कॉम्प्रिहेंशन क्या इनका सेंटेंस आ रहा है। ब्रोक ऐसा क्यों होता है, किसी को स्ट्रोक हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया, लेफ्ट फ्रंटल लोब में तब हो जाता है। स्ट्रोक हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया, लेफ्ट फ्रंटल लोब में तब हो जाता है, राइट। आई होप ये क्वेश्चन से काफी सारे टॉपिक आपको कवर हो चुके होंगे, राइट। देन आगे चलते हैं। सो आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द कॉलम करनी है आपको। पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम देन फंक्शंस उसके लिखे हुए हैं। हाइपोथैलेमस, फियर रिस्पॉन्स एंड मेमोरी फॉर फियर। हिप्पोकैम्पस, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर। एमिग्डाला, फॉर्म लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरी। सेंजुरेट कॉर्टेक्स, सेलेक्टिव अटेंशन वर्किंग मेमोरी। ये आपके ऑप्शंस है। सो आप ऑप्शंस पर टिक कीजिएगा कौन सा सही है, ओके। सो देखते हैं हम आंसर इसका। सो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, राइट। अब जो हिप्पोकैम्पस है वो क्या करता है, रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर, थ्रस्ट एंड हंगर, राइट। हिप्पोकैम्पस क्या करते हैं, फॉर्म अ लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरी। एमिग्डाला क्या करेंगे, ये डायरेक्ट ही फियर से जाएगा, फियर रिस्पॉन्स। और सेंजुरेट कॉर्टेक्स क्या करेगा, सिलेक्टिव अटेंशन एंड वर्किंग मेमोरी में ये रोल प्ले करते हैं, राइट। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पे दिया गया है डिटेल में, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर। हाइपोथैलेमस एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर है ब्रेन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है होम्योस्टेटिक्स, हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेटिक एक बैलेंस बना के चलता है कि कितना टेम्परेचर हो, कितना थ्रस्ट, हमें प्यास कब लगती है, भूख कब लगती है, ये सारी चीजों का रेगुलेट वो करके चलता है, राइट। देन साथ ही साथ सर्केडियन रिदम जो कि स्लीप में आता है वो भी, उसको भी रेगुलेट ये करते हैं, ओके। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरी में अपना रोल प्ले करते हैं, राइट। हिप्पोकैम्पस कहाँ पे है, टेम्पोरल लोब में, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। देन डिक्लेरेटिव जो कि फैक्ट एंड इवेंट से रिलेटेड है, राइट, उसमें ये रोल प्ले करते हैं। अगर यहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है तो एंट्रोग्रेट एमनीसिया होता है, पर्सन अपनी न्यू मेमोरी को फॉर्म नहीं कर पाता। सो एंट्रोग्रेट देन रिट्रोग्रेट एमनीसिया आपको याद रखना है। देन एमिग्डाला फियर रिस्पॉन्स देता है, मेमोरी ऑफ फियर, राइट। एक तो ये कि हमें कहीं से आप डर लग रहा है, सो वो रिस्पॉन्स देगा, प्लस हमारी जो फियर की मेमोरी है उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो एमिग्डाला लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है जो कि क्लोजली रिलेटेड है इमोशन से। फियर एग्रेशन, इट प्ले अ रोल स्टोरिंग द रिकॉलिंग द इमोशंस, राइट। देन सेंजुरेट कॉर्टेक्स, सिलेक्टिव अटेंशन एंड वर्किंग मेमोरी। So cingulate cortex, cognitive process, attention allocation, right, इमोशनल रेगुलेशन देन वर्किंग मेमोरी में है, और साथ ही साथ ये डिसीजन मेकिंग में भी अपना रोल प्ले करती है। सो ये क्वेश्चंस होता है आपका कंप्लीट। देन देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इमोशनली अराउजिंग स्टिमुली आल्सो हैव बीन लीड एमनीसिया, जो इमोशनली अराउजल स्टिमुली होती है वो एमनीसिया को लीड करती है। Some cognitive process must occur before individual can experience an emotional response to event, right? कुछ cognitive process must occur होती हैं पहले individuals experience करने से, right? जो emotional response आता है। Then C, repression is a form of motivating, अब जो repression है वो एक motivating forgetting है। Then है functional magnetic resource imaging, fMRI, then PT scan, invasive scanning technique है जो कि study करती है आपके ब्रेन फंक्शनिंग की। The theory of emotion not change over the time years, right? कि जो theory of emotion है वो चेंज नहीं हुई over the years। तो ये आपके कोड है, सिलेक्ट कीजिएगा। सो आपका करेक्ट आंसर है ए, बी, सी, ए, बी एंड सी, राइट। ये दोनों गलत है। कैसे गलत है,
अब जैसे इमोशनल यहाँ पे देख लेते हैं, राइट, सीधा सीधा यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस के साथ चलते हैं। इमोशनली अराउजिंग स्टिमुली जो है वो लीड कर जाते हैं आपके एमनीशिया को, ऑब्वियसली, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, एक्सट्रीम इमोशनल अराउजल हो गया, जिसकी वजह से मेमोरी कंसोलिडेट होती है, देन लीड कर जाती है एमनीशिया, हमारी याददाश्त चली जाती है। ऑफन सीन एज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ये होता है, राइट। Then some cognitive process must occur before individual can experience emotional response to event. जब कॉग्निटिव अप्राइजल थ्योरी है जो इमोशंस की, लाजारस थ्योरी, राइट, वो आर्ग्यू क्या करती है कि इंडिविजुअल एवेल्युएट करते हैं इवेंट, डिटरमाइन देयर इमोशन, फिर जाके वो इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे इंटरप्रिटेट करते हैं सिचुएशंस की थ्रेट है या नहीं, तब जाके वो क्या करेंगे, उनको फियर होगा। अगर डॉग जो है वो उसका चैन से बंधा हुआ है तो उनको कोई फियर नहीं होगा, राइट। तो पहले वो इंटरप्रिटेट करेंगे, बाद में उनको फियर होता है, बाद में वो इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, राइट। सो यही था कि बाद में आता है इमोशनल रिस्पॉन्स के पहले आता है डिप्रेशन, फॉरगेटिंग, फ्रॉइड ने दिया हुआ था, ऑब्वियसली अनकॉन्शियसली हम पुश कर जाते हैं डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज को, आउट ऑफ द अवेयरनेस चली जाती है, राइट। इंडिविजुअल फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, सो ये डिफेंस मैकेनिज्म से था। बाकी अदर ये आपके क्या है, गलत है। कैसे? एमआरआई और पीटी स्कैन नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, इन्वेसिव नहीं है, राइट। ये इन्होंने बोला इन्वेसिव टेक्निक। इन्वेसिव क्या होते हैं, जब कट वगैरह लगा के हम अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के चीजें करते हैं, राइट। सो रेडियो एक्टिव ट्रांसफर इसमें होते हैं, तो ये बायोस्पी वगैरह सर्जिकल जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे होता है, क्या होता है वो, इन्वेसिव। ये नॉन इन्वेसिव है, ऊपर ऊपर से पूरी चेक हो जाते हैं, रिपोर्ट आ जाती है सारी चीज। देन थ्योरी ऑफ इमोशंस नॉट चेंज, इन्होंने कहा नॉट चेंज, ये तो चेंज हुआ है, तब जाके तो काफी सारी थियरी आई है। Theory of emotion involved significant over the time. Every theory such as James Lang, Cannon-Ward theory have complementary modern theory, Sacher Singer की आई, Lazarus की आई, so काफी इवॉल्व हुआ है, काफी रिसर्च हुई है इमोशंस थ्योरी पे। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट होता है, राइट। देन आपका फिफ्थ है द फंक्शंस ऑफ गामा एमिनोबैक्टिक एसिड, गाबा कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ, जो गाबा है वो क्या करते हैं, उनका फंक्शनिंग क्या है, एक्सिटी और इनहिबिटरी, इन्वॉल्व अराउजल, अटेंशन, मेमोरी। मेनली एक्सिटरी होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं अराउजल एंड मूड में, मेजोरिटी में इनहिबिटरी होते हैं जो कि स्लीप इनहिबिट मूवमेंट करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरल रेगुलेशन इन्वॉल्व होती है पेन रिलीफ में। सो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो वो बताना है। सो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। सो आपका क्या है, मेजरली इनहेबिट, गावा क्या है, गावा इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट। अब मेजरली इनहेबिट करते हैं किसको, स्लीप इनहेबिटरी मूवमेंट, राइट। अब आपको एग्जिटरी तो है ही नहीं, सो ये तो डायरेक्टली कट ही हो जाता है। अब आपको कंफ्यूजन होने तक 3 और 4 में कि मेजोरिटी इनहेबिटरी, ये भी इनहेबिटरी न्यूरल रेगुलेशन को, न्यूरॉन्स की कनेक्शंस को इनहेबिट करता है और रिलीफ करता है पेन, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेन जो है वो दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस के साथ चलते हैं। सो जैसे कि गाबा एमिनोबैक्टिक एसिड है, गाबा प्राइमरी इनहेबिटी न्यूरोट्रांसमीटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सीएनएस में। देन ये प्राइमरी रोल प्ले करती है, न्यूरल की एक्साइटेबिलिटी को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हमें हमारी बॉडी को कामिंग इफेक्ट हो, राइट। गाबा का फंक्शनिंग क्या है, इनहेबिटी न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट। न्यूरॉन्स की जो फायर एकदम से चल रही है उनको डिक्रीज करता है, थोड़ा सा काम डाउन करता है, ओके। देन स्लीप को रेगुलेट करता है, जैसे हम काम डाउन होंगे तो ऑब्वियसली स्लीप क्या होगी, मेंटेन होगी। वेकफुलनेस, जो हम जागे हुए होंगे वो ब्रेन के एरियाज इनहेबिट होंगे, राइट। मोटर कंट्रोल होगा, प्रिवेंट एक्सेसिव अनकंट्रोल मूवमेंट जो हमारे चल रहे थे वो मेंटेन होंगे, देन एक स्मूथ में आएंगे, हम सोने लगेंगे। देन एंजाइटी रेगुलेट बाय रिड्यूसिंग ओवर एक्टिंग ब्रेन सिग्नल, गाबा कंट्रीब्यूट कर किसको करते हैं, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब जब गाबा का लेवल बड़ा होगा, गाबा का लेवल बड़ा होगा तब क्या होगा, हमें स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, गाबा को कम करना है, तब जाके हमारे कामिंग इफेक्ट आएगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, इनके फंक्शनिंग है, ओके। अब आप देखिएगा अदर ऑप्शंस क्यों नहीं थे करेक्ट, सो गावा नॉट एग्जिट यहाँ पे ही खत्म हो जाता है ये तो, राइट।
प्राइमरी इनहेबिटरी इज नॉट डायरेक्ट एसोसिएटी नहीं है, गाबा नॉट एग्जिटरी इनहेबिटरी। यहाँ फोर्थ में आपको हो सकता था कंफ्यूजन। तो जैसे कि यहाँ पे है व्हाइल गाबा रोल इनहेबिटरी न्यूरल रेगुलेशन, आधा सेंटेंस तो सही था। इट इज अ डायरेक्टली पेन रिलीफ में नहीं है ये, स्लीप वगैरह में, एंजाइटी में। पेन रिलीफ में कौन है? पेन रिलीफ मोर क्लोजली एसोसिएट न्यूरोट्रांसमीटर एंडोर्फिन्स और एंडोकाइनेस, राइट। सो इसको याद रखिएगा। ओके, सो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और इनके साथ पीवाईक्यू के साथ ही, इन क्वेश्चंस के साथ ही जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड, उसको भी हमने काफी ज्यादा डिटेल देने की कोशिश की है, काफी ज्यादा कवर करने की कोशिश की है, ताकि इससे भी कोई अदर क्वेश्चंस बन सके तो आपका वो भी करेक्ट हो। अब इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस की सीरीज आएगी और ये सारे के सारे लेटेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग आएगी विथ डीप डिटेल एक्सप्लेनेशन, राइट। डीप में ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, चाहे हम स्लो करें, राइट, 5 करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बट डीप डिटेल में करना है ताकि इससे अदर भी क्वेश्चंस बने तो हमारा यहाँ पे वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, राइट। तो कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, गजाला खान दिस साइकोलॉजी एग्जाम, राइट। ये टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, देन आप डिस्कशन कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।